हेलो फ्रेंड्स, और सवाल आपके जवाब हमारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं वह है राहुल भट्ट जी का। राहुल जी गेम से आने वाले पैसे और उसके कारण फ्रीज हो रहे बैंक अकाउंट के संबंध में पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि सर, आदमी यह भी कह सकता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, फिर साइबर डिपार्टमेंट क्या ही कर लेगा। राहुल जी, ऐसा है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वह आदमी को ले डूबता है। मैं मानता हूं कि सरकार के द्वारा जो कानून बैंक अकाउंट फ्रीज करने के संबंध में बनाया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं यह भी मानता हूं कि साइबर सेल और बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से लेकर अनफ्रीज किए जाने तक का जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साइबर सेल और अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां यह कोशिश तो कर रही हैं कि साइबर क्राइम पे लगाम लगाया जाए, लेकिन अभी तक उनके जो भी प्रयास हुए हैं वह नाकाफी ही साबित हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप साइबर सेल को अंडर एस्टिमेट करने लगें और उनके सामने गलत बयानबाजी करें, क्योंकि इसका परिणाम आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। पुणे के एक छोटे से बिजनेसमैन थे। उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कांटेक्ट करते हैं और उनका बैंक अकाउंट बेचने की पेशकश देते हैं। बैंक अकाउंट बेचने के बदले में उन्हें 2.5-3 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है और उन्हें यह समझाया जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें बेच दो और इसके बाद फिर थाने में जाकर यह कंप्लेन कर दो कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह हैक किया जा चुका है। पैसे के लालच में आकर वह बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट को उन साइबर क्रिमिनल्स के हवाले कर देते हैं और फिर बैंक जाकर एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनका बैंक अकाउंट जो है वह हैक हो गया है। उनके बैंक अकाउंट से अगले चंद दिनों में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनका बैंक अकाउंट फाइनली एक साइबर कंप्लेन पर फ्रीज कर दिया जाता है। ट्रांजैक्शन जो था वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। इस कारण से साइबर सेल उस बिजनेसमैन को इंक्वायरी के लिए अपने पास बुलाते हैं और इंक्वायरी के दौरान साइबर सेल को यही बताया जाता है कि भाई उनका बैंक अकाउंट जो है वह हैक हो चुका है और इस संबंध में उन्होंने एक फॉर्मल एफआईआर भी रजिस्टर करा दिया था। शुरुआती दौर में तो साइबर सेल उस बिजनेसमैन की बातों में आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है साइबर सेल को यकीन होता जाता है कि इस व्यक्ति ने अपना बैंक अकाउंट बेचा है और यह जो एफआईआर किया गया है वह पूरी तरह से झूठा है। एक बार फिर से उन्हें बुलाया जाता है और जब सख्ती के साथ साइबर सेल पूछताछ करती है तो आखिर वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने ही अपना बैंक अकाउंट बेचा था और थाने में जाकर एक झूठा एफआईआर दर्ज कराया था कि उनका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। अब स्थिति यह है कि बैंक अकाउंट में हेवी ट्रांजैक्शन के कारण तो वह इस झंझट में पड़ ही चुके हैं, ऊपर से अब एक गलत एफआईआर करने का भी मुकदमा उन पर दर्ज किया जा चुका है और अब इस परिस्थिति से वह बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया था और उसने बताया कि वह क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करता है और 11,000 रुपए के लिए उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप साइबर सेल से बैंक अकाउंट को रिलीज करवा दें, मैं 11,000 रुपए लौटाने के लिए तैयार हूं। वेल, यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, इसलिए मैंने भी कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की और मैं साइबर सेल के पास उसके मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए चला गया। जब मैं साइबर सेल पहुंचा तो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह बताया कि यह मामला सिर्फ 11,000 का नहीं है, बल्कि यह जो व्यक्ति है इसके 5 बैंक अकाउंट्स और भी फ्रीज हो चुके हैं, 7 से 8 ट्रांजैक्शंस पे साइबर क्लेम आ चुका है। इसके अलावा इसके जो भी क्रिप्टो करेंसी के ताड़ हैं वह सिंगापुर और दुबई जैसे देशों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस व्यक्ति को साइबर सेल में पहले आकर सरेंडर करना ही करना पड़ेगा, तभी इसका मामला आगे बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति ने मुझे पूरी बात बताई नहीं थी, मुझे भी अंधेरे में रखा, लेकिन जब मैं साइबर सेल गया तो पता चला कि साइबर सेल तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा ही निकाल कर बैठा हुआ है। यह दोनों कहानियां आपको सुनाने का तात्पर्य यही था कि साइबर क्राइम या अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर साइबर क्राइम को रोकने में अभी तक बहुत सक्षम साबित नहीं हो पा रही हैं, इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि आप उन्हें अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दें। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो किया नहीं है। आपके पास गेमिंग ऐप से पैसा आ गया है, क्रिप्टो करेंसी से पैसा आ गया है, वर्क फ्रॉम होम से पैसा आ गया है, किसी इन्वेस्टमेंट ऐप से एक फ्रॉड पैसा आ गया है, कोई बात नहीं है। आप साइबर सेल से मिले और कम से कम उन्हें सही जानकारी दे दें। मैं मानता हूं कि इन मुद्दों को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप साइबर सेल को सही जानकारी दोगे तो आपका मैटर सॉर्ट आउट भी हो सकता है।
गलत बयानबाजी का मतलब है कि कल को अगर यह बातें खुलकर साइबर सेल के सामने आ गई कि आपने किसी भी तरह की गलत बयानबाजी की है, तो अननेसेसरी उनका शक आप पर चला जाएगा, आपसे फर्दर इंक्वायरी भी की जा सकती है और आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। मैंने हमेशा से यही सजेस्ट किया है और आज भी राहुल जी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो साइबर सेल के सामने गलत बयानबाजी न करें, नहीं तो आप ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है विमल मर्फ्लिम्स आईडी से। इनका पूछना है कि सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी का पैसा आता है तो ही बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। इन माई केस उद्यम में मैन्युफैक्चरिंग था और बैंक को लोकेशन पर मशीनरी नहीं दिखा तो मनी म्यूल में डाल दिया। मैंने कोई गलती नहीं किया है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है। दिस इज हाउ बैंक बिहेविंग नाउअडेज। विमल जी, अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मामले में बैंक की कोई गलती नहीं है। सबसे पहले जो भी दर्शक मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें यह प्रश्न समझा देता हूं। अगर आपको भारत में माइक्रो, स्मॉल या मीडियम लेवल के किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना करनी है तो आप अपने उद्योग को भारत सरकार के साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ रजिस्टर करा सकते हो। इसमें एमएसएमई उद्यम के तहत आपके उद्योग का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका उद्योग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है तो फिर आपको एमएसएमई उद्यम के तहत मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो विमल जी का प्रश्न यही है कि उन्होंने एमएसएमई उद्यम के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपने उद्योग का जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। अब बैंक उनके यहाँ इंक्वायरी करने आता है, किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई सामान नहीं देखता है और उनके बैंक अकाउंट को मनी म्यूल में डाल दिया जाता है। तो ऐसा बैंक क्यों कर रहा है और क्या बैंक ने एक गलत स्टेप उठाया है? तो विमल जी और जो भी लोग मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप इस बात को समझें कि आर्थिक उदारीकरण के बहुत पहले से आज तक मनी लॉन्ड्रर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का जो सबसे तेजधार हथियार रहा है वह रहा है सेल कंपनीज। सेल कंपनीज का तात्पर्य है वह कंपनियां जो सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती हैं। उस कंपनी में सभी चीजें होती हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, वह कंपनीज अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देता है, उस कंपनी से संबंधित और जितनी भी प्रकार की ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, पंखे से लेकर जितनी भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है वह सारी चीज़ें उस कंपनी में मौजूद होती हैं। लेकिन यह सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वह सिर्फ कागज पे होती हैं और हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस तरह के सेल कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक उदारीकरण के काफी पहले से आज तक स्थिति ऐसे ही बनी हुई है जहां सेल कंपनियां सबसे पहली पसंद होती है किसी भी मनी लॉन्ड्रर की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए। और यह पूरा का पूरा मामला जो है वह रेगुलेट होता है भारत के एक बहुत ही सख्त कानून के द्वारा जिसे कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत बैंकों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वाइड पावर मिले हुए हैं किसी भी सेल कंपनी के संबंध में इंक्वायरी करने के लिए। तो विमल जी, आपका जो यह सवाल है वह इसी मसले से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने अपने प्रश्न में यह बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा था मैन्युफैक्चरिंग का तो बैंक ने आखिर आपके उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंक्वायरी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बैंक से अपने इस उद्योग के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन देन किया है और इसी संबंध में यह इंक्वायरी बैंक के द्वारा की गई है। बहरहाल कारण जो भी हो यह आप बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर बैंक इस प्रकार की कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है आपके बिजनेस के संबंध में और अगर वह पाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई से जो है वह मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में है और अगर वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैंक को नहीं मिलता है या बैंक फिर यह भी देखता है कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मशीन आपके पास मौजूद नहीं है तो बैंक को बहुत आसानी से इस बात का शक हो जाएगा कि कहीं आपने कोई सेल कंपनी तो नहीं खोल रखा है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो कागज पे एग्जिस्ट होती तो दिख रही है लेकिन ग्राउंड पर वह कंपनी नहीं दिख रहा है।
और अगर ऐसी कोई बात है तो यह उत्तरदायित्व तो आप पर आता है कि आप इस बात को सिद्ध करें कि जिस कंपनी को आपने रजिस्टर कराया है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, और अगर वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, और अगर बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुए आपके बैंक से किसी भी प्रकार का इस उद्यम के लिए लेन देन हुआ है तो फिर वह क्यों और कैसे हुआ है। यह सारी ऐसी बातें हैं जो आपने अभी स्पष्ट नहीं किया है। बट मोटे तौर पर जो मैं आपको कह सकता हूं कि बैंक यहां कहीं भी गलत नहीं है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक को पावर मिला हुआ है सेल कंपनी के शक में इस तरह के स्टेप उठा सकता है। अब चूंकि सेल कंपनी की बात उठी है तो मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि कभी भी अपने एड्रेस प्रूफ आप किसी को भी उद्योग खोलने के लिए न दें। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे शहर से आए आपके नाते रिश्तेदार या मित्र जो हैं वह कोई बिजनेस खोलने के नाम पर आपका एड्रेस चाहते हैं, आधार कार्ड चाहते हैं या आपका बिजली बिल चाहते हैं कि वह एड्रेस वेरीफाई किया जा सके और उसी एड्रेस के नाम पर वह कंपनी या किसी भी प्रकार का उद्योग काम धंधा खोल सके। कभी भी इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि आप किसी को भी अपना एड्रेस किसी तरह के उद्यम छोटे मोटे बिजनेस को चलाने के लिए दे रहे हैं और कल को अगर वह एक सेल कंपनी साबित होती है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो वहां पर आप भी बुरी तरह से इस मसले में फंस जाओगे। तो कल को आप अपना एड्रेस बिजली बिल देकर, आधार कार्ड देकर किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हो तो इससे पहले आप 100 बार सोच लें, नहीं तो कल फिर आप हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है गौरव बोरो द्वारा। इनका पूछना है कि सर पैसा निकाल सकते हैं क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होने की परिस्थिति में? नहीं गौरव जी, बैंक अकाउंट अगर आपका फ्रीज कर दिया गया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में ना आप पैसा निकाल पाओगे और ना ही किसी तरह के ऑपरेशनल एक्टिविटी को आप अपने बैंक अकाउंट में करवा पाओगे। मतलब कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट बंद भी करवाना चाहोगे तो वह भी नहीं होगा जब तक कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो जाता है। पैसा चाहे ऑनलाइन हो, चाहे एटीएम के माध्यम से हो या चेक के माध्यम से हो, किसी भी मोड में अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हो जब तक कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज ना हो जाए। अगला प्रश्न है आनंद जी का। इनका कहना है कि सर मेरा अकाउंट साइबर क्राइम वालों ने सीज कर दिया है। मेरा अकाउंट साइबर वालों ने क्यों सीज किया है, इसकी जानकारी क्या मैं अपने पुलिस स्टेशन में जाकर पता कर सकता हूं? जी नहीं आनंद जी, इसकी जानकारी आपको अपने पुलिस स्टेशन में नहीं लगेगी, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो भी फ्रीज हुआ होगा वो किसी दूसरे शहर के साइबर सेल के द्वारा किया गया होगा और आपके थाने को इस बात की जानकारी नहीं होगी। आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है और इसका क्या कारण है, यह आपको आपका बैंक ही बता सकता है। आपका जो भी बैंक है उसके होम ब्रांच में जाएं, मैनेजर से मिलें और उनको इस बात की जानकारी दें कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। इसके बाद बैंक आपको डिटेल्स दे देंगे कि आपका बैंक अकाउंट किस कारण से फ्रीज हुआ है, क्या कोई फ्रॉड पैसा आया है या और कोई मसला है, और यह भी बता देंगे कि कौन से साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। फिर उस साइबर सेल को कांटेक्ट करके आप अपने मसले को सॉल्व कर सकते हो। लोकल लेवल पर थाना आपकी कोई मदद इसमें नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है आर के गुप्ता जी का। इनका पूछना है कि सर मेरा अकाउंट पहले फ्रीज हुआ, उसके बाद लीन हो गया 9,500 रुपए के लिए। अकाउंट अब यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आर के गुप्ता जी, ऐसा है कि लीन लगने के बाद बैंक अकाउंट यूज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैसा लीन लगा होगा वह पैसा होल्ड पर रहेगा, इसके अलावा बाकी पैसा आप यूज कर सकते हो। पैसा आराम से क्रेडिट भी होगा और डेबिट भी होगा। लेकिन इस संबंध में मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर संभव हो पाए तो फिलहाल के लिए आप दूसरा बैंक अकाउंट खोलकर उसे यूज करें और इस लीन वाले बैंक अकाउंट को तब तक यूज न करें जब तक कि यह लीन हट नहीं जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मामलों में देखा है जहां पर बैंक अकाउंट में लीन लगा हुआ था, बाद में उन बैंक अकाउंट्स को साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया। तो अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है और अगर उस बैंक अकाउंट से आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर रहे होगे तो लीन के अलावा जो भी पैसा आपके उस बैंक अकाउंट में होगा वह भी फंस जाएगा। तो मेरा स्पष्ट इसमें सजेशन यही रहेगा कि आप दूसरा बैंक अकाउंट खोलकर उसे यूज करें और इस बैंक अकाउंट को तब तक यूज न करें जब तक यह लीन हट नहीं जाता है। अगला प्रश्न है टेक्निकल गुजराती नाम के आईडी से। इनका कहना है कि सर डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 का था जो कोर्ट के ऑर्डर से निकाल लिया गया। अमाउंट कटने के बाद भी
40,000 का लीन और दिखा रहा है, यह कैसे? अगर आपके बैंक अकाउंट में 20,000 का लीन था जो कि कोर्ट ऑर्डर के द्वारा कट गया है और अगर इसके बाद भी 40,000 का लीन दिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपके बैंक अकाउंट में लीन जो था वो दो जगह से लगा हुआ था। तो जो 20,000 वाला लीन था, साइबर सेल ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर वह पैसा निकाल लिया, लेकिन जहां तक 40,000 का मामला है वह पैसा साइबर सेल ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर बैंक से नहीं निकाला है। इसी कारण से वह 20,000 निकालने के बाद भी 40,000 स्टिल आपके बैंक अकाउंट में शो हो रहा होगा। अगर इसकी आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से इस बात की जानकारी नहीं ली है कि आपके बैंक अकाउंट पर कितने का होल्ड लगा है। नहीं तो यह बात तो शुरुआत में ही आपको पता लग गई होती कि आपके बैंक अकाउंट पे कितना लीन है। बहरहाल जो भी हो, आप बैंक जाएं, दोबारा मैनेजर से मिलें और 40,000 के लीन संबंधी जो भी मसला है उसके संबंध में आप पूछताछ करें। तो मैनेजर आपको बता देगा कि यह लीन कहां से लगा हुआ है और उस साइबर सेल को आप कांटेक्ट करके अपने मसले को सुलझा सकते हैं। अगला प्रश्न है विशाल जी का। इनका पूछना है कि सर, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट फ्रीज लगा दिया है बैंक वालों ने, पता नहीं क्यों, अब क्या करूं? क्रेडिट फ्रीज लगाने का चलन बहुत ही कम है, अधिकतर डेबिट फ्रीज ही किसी बैंक अकाउंट पर लगाया जाता है। क्रेडिट फ्रीज लगाए जाने का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में किसी तरह का कोई फ्रॉड मनी तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट किसी न किसी प्रकार के फ्रॉड ट्रांजैक्शन में जरूर इन्वॉल्व है, जिसको रोकने के लिए आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट फ्रीज लगाया गया है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति था, वह गेम खेलता था, उसके पास दो बैंक अकाउंट थे। पहला बैंक अकाउंट वह इस्तेमाल करता था गेम से जीते हुए सारे पैसे को विड्रॉ करने के लिए। पैसा विड्रॉ करने के बाद उस अकाउंट से वह सारे पैसे को कैश निकालकर अपने दूसरे बैंक अकाउंट में डाल देता था और फिर जब गेमिंग वालों को पेमेंट करना होता था तो वह अपने दूसरे बैंक अकाउंट से पे करता था। तो पहला बैंक अकाउंट तो एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए उसका फ्रीज हो गया, लेकिन दूसरे बैंक अकाउंट में तो ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि उसमें कैश पैसा डाला जाता था और अगर आप कैश पैसा डाल रहे हो तो यह बताना बड़ा मुश्किल है कि यह कोई फ्रॉड का पैसा है या जेन्युइन पैसा है। तो कैश से जब पैसा वो डाला करता था और जब वह गेमिंग वालों को पेमेंट किया करता था तो यह बात भी साइबर सेल के नजर में आ गई थी कि एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके द्वारा इन गेम्स वालों को पेमेंट किया जा रहा है, यानी कि यह बैंक अकाउंट किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है या फ्रॉड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। तो साइबर सेल वाले ने इस दूसरे बैंक अकाउंट पे क्रेडिट फ्रीज लगा दिया। तो अब चूंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट फ्रीज हो गया है तो पैसा उसमें डाल नहीं पाओगे और जो पैसा है उसको विड्रॉ करने के बाद फिर आप इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा बैंक अकाउंट जहां पर कोई भी फ्रॉड पैसा डेबिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस बैंक अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जा रहा है जो किसी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फ्रॉड को बढ़ावा देता है, तो फिर साइबर सेल इस परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट फ्रीज लगा देता है ताकि आपके बैंक अकाउंट को किसी भी प्रकार के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने से रोका जा सके। उपाय यही है कि अगर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट फ्रीज हो गया है तो आप बैंक से मिलें, इस बात की जानकारी लें कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट फ्रीज लगाया है, उस साइबर सेल से मिलें और मिलकर अपने मसले को सुलझाने की कोशिश करें। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।